लास्ट वीडियो में हमने देखा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया था 4f सीरीज लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5f सीरीज, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड, जो एक्टिनियम के ऊपर होती है, थोरियम से स्टार्ट होके लॉरेंसियम तक जाती है। 90 to 103 एटॉमिक नंबर भी हमें पता होने चाहिए। तो हमारा आज का डिस्कशन रहेगा एक्टिनाइड्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने लेंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर हमने नहीं देखा है वीडियो तो वी कैन वॉच दैट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज एक्टिनाइड्स के बारे में। तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। हम बोलते हैं जो एक्टिनाइड सीरीज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 5f ऑर्बिटल में जाते हैं, 5th ऑर्बिटल में जाते हैं हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए उसको 5f सीरीज भी बोला जाता है। ये 7th पीरियड एलिमेंट है, लास्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक नंबर 90 to 103, थोरियम अभी देखा था हमने, एंड लॉरेंसियम। एक्टिनियम के ऊपर होते हैं, इसलिए वी कॉल देम एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं या एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरिएशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4f सीरीज, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल है वो अभी भी +3 है। रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। एंड आफ्टर यूरेनियम द एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक, या हमने ट्रांस यूरेनियम उन्हें बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्टिनाइड्स के बारे में। 5f सीरीज, 7 पीरियड। अच्छा, ग्रुप चाहे 4f सीरीज हो चाहे 5f हो, थर्ड ग्रुप होता है। तो एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है हमें, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप फिक्स्ड है, वो थर्ड ग्रुप होता है। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो थोरियम से स्टार्ट होता है, then Pa, U, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम एंड टिल द लॉरेंसियम। इसको भी याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो जिन लोगों को सिंपली रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम होती है तो वो निमोनिक के तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन याद रहने चाहिए। जिनमें स्टार्टिंग के काफी इंपॉर्टेंट है, थोरियम, यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, ये हमारे एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स में यूज करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वही होगा, बस यहाँ पे 4f की जगह 5f हो जाएगा, 5d के 6 हो जाएगा, 6s की जगह 7 हो जाएगा। सेम सिमिलर वे में रहेगा, जैसा जनरल कॉन्फ़िगरेशन 4f का था वैसे 5f का होगा। एक्सपेक्टेड अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 5f में, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। तो लिखा हुआ है कि F1 होना चाहिए था, तो वहां पे F0 हो जाता है, F2 2 रहता है, 3 3 रहता है, F4 F4 रहता है। लेकिन प्लूटोनियम तो बेसिकली थोरियम में गड़बड़ हुआ, प्लूटोनियम में गड़बड़ हुआ, अमेरिकम में गड़बड़ हुआ। 7 7 है। बर्केलियम में भी 8 होना चाहिए था, 9 हो गया। अब इसमें 9 होना चाहिए था, 10 हो गया। 10 होना चाहिए था, 11 हो गया। 11 होना चाहिए था, 12 हो गया। 12 होना चाहिए था, 13 हो गया। एंड देन 13 का तो 14 पता ही है, फुल्ली फिल्ड करने के लिए होगा ही। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमें देखना है कि जो 1 है वो 0 हो गया, 5 है वो 6 हो गया, 6 है वो 7 हो गया, 8 है 9 हो गया, एंड 13 14 हो गया। तो बेसिकली हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो फर्स्ट जो 5 एलिमेंट्स है उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देना है, एक्चुअली फर्स्ट 7 में ज्यादा ध्यान देना है। एंड फिर हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेकेंड लाइन में 8 to 9, 9 to 10 एक एक बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में F14 और F14 अगेन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। एंड इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है हमारे लिए वो है थोरियम।
तो वी नीड टू रिमेम्बर ऑल दैट। थोरियम, ये टेबल बनी हुई है, देख सकते हैं। अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहाँ पे कि इसमें एफ एलिमेंट, हमारे पास एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो एफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई कह सकता है तो फिर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, डी ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6d2 है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो एनर्जी होती है 6d की वो 5f से कम होती है, और अगर 5f से कम एनर्जी है 6d की तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, डी में, क्योंकि स्टेबलाइज हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि जो 5f सबसेल है नॉट आर वेल सील्डेड बाय द, जो फील्ड हमारे 6s और 6p हैं उनसे प्रॉपर शील्डेड नहीं होता, इसलिए वो डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है। और बेसिकली दिस इज ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर हम 12th लेवल पे बात करें या जेई एडवांस की बात करें तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दैट इज अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर सॉल्यूशंस जो भी हमारे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक। लेकिन अगर हम आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी की बात करें तो उसको कंसीडर अगर करते हैं तो हम बोलते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हैवी एलिमेंट्स हैं उनमें इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम बोलते हैं थोरियम भी उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है। तो हम बोलते हैं इसलिए यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6d2 4s2 7s2 होता है। अब ये तो हो गया कि क्यों ऐसा होता है। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं जब डी में इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलते हैं लेकिन जो थोरियम मेटल होती है उसके अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसके 5f ऑर्बिटल का होना जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं थोरियम के अंदर 5f होता है जिसका इलेक्ट्रॉन 6d में चला गया है, इसलिए वो 5f एलिमेंट होता है। तो हमारा Pa is not the first member of 5f series, thorium is the first member of 5f series। तो ये चीज दिमाग में अच्छी तरीके से रहनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वेरिएशन ज्यादा होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो फर्स्ट हाफ है हमारा उसमें मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है उसमें जो हाईएस्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +5 +6 +7, हम बोलते हैं ये ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी +3 तो स्टेबल है ही। तो मोस्ट कॉमन +3 है, सबके अंदर है। NO की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन मेनली होते हैं बाहर, F14 आ जाएगा। सेम चीज अमेरिकम में भी +2 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहां पे भी F7 था। इसका एक एग्जाम्पल भी है फ्लोराइड में, जो हमारा अमेरिशियम F2 फ्लोराइड पाया जाता है, इसमें +2 में स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में। जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके डाई वैलेंट की, मतलब +2 M2+ की अगर हम बात करें, ये हमारा डाई वैलेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बेरियम से काफी मैच करती है, सिमिलर होती हैं। ग्रुप 2 मेंबर है, बेरियम लास्ट है हमारा एलिमेंट है, उससे काफी मैच करती है रेडियम के ऊपर। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अगर हम बात करें यूरेनियम तक, तो जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी स्टेबल होती है। जैसे मैंने बताया थोरियम +4 Pa5 एंड यूरेनियम +6, तो ये हमारे तीनों लिखे हुए हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ तक जो हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। +5 में अगर बात करें जो स्टेबल स्टेट होती है वो पाए जाते हैं एज ए ऑक्सोकैटायन। तो ऑक्सोकैटायन क्या होता है, MO2+। उसका एक एग्जांपल दिया है UO2+। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो ये एग्जिस्ट किस में करते हैं, इन सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें इन सोल्यूशन तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो यहाँ से यूरेनियम हमारा क्या हो गया, +4 में चला गया है और +2 में चला गया है। तो यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए +4
प्लस 6 और यहाँ पे हमारा क्या है ये 2 प्लस 5। तो प्लस 5 से प्लस 4 रिड्यूस हो गया, प्लस 5 से प्लस 6 ऑक्सीडाइज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो सॉलिड में स्टेबल हैं और सोल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। प्लस 6 की अगर बात करें तो इन एलिमेंट्स के लिए स्टेबल होती है, जो भी मेनली किस में पाए जाते हैं, या तो फ्लोराइड्स में स्टेबल होते हैं या डाईऑक्सो आयंस में MO2 2+ में स्टेबल होते हैं, जिनमें दो एग्जाम्पल है, यूरेनियम का और प्लूटोनियम का। एक एग्जाम्पल इसका है, इसमें कभी कुछ रैंडम से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट में बोल सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, मेटल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे डी ब्लॉक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उतने अच्छी तरीके से ये नहीं बनाते हैं। डी ब्लॉक मेटल ज्यादा उसमें साइज छोटा होता है तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये भी बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो डाइडेंटेट की तरह काम करता है, तो ये अगर कभी क्वेश्चन आया तो एज इट इज आने वाला है, तो वी नीड टू रिमेम्बर दिस। कलर ऑफ आयन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 4F में, सेम सिमिलर वे में 5F में भी जाएगा। FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन में हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो FF ट्रांजिशन है यहाँ पे दैट इज लेंथेनाइट से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड 2 टाइम्स ब्रॉडर। शार्प लाइन होती है तो यहाँ पे उससे थोड़ी सी ब्रॉड होगी, तो 2 टाइम्स ब्रॉडर है देन FF ट्रांजिशन ऑफ लेंथेनाइट। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी जो कलर हो रहे हैं वो ड्यू टू FF ट्रांजिशन है। FD भी होगा यहाँ पे, बट अल्ट्रा वायलेट में होता है इसलिए कोई पॉइंट नहीं है उसका, कलर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जो हायर हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो कलर शो करती हैं ड्यू टू CTA। CT मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये चीजें स्टेटमेंट्स हमें पता होने चाहिए। और F0 F7 F14 आर कलरलेस बिकॉज वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वहां पे हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये ध्यान रखने वाला था। FF ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे FF ट्रांजिशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लेंथेनाइट से, और FD होगा लेकिन उससे हमें कलर चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्ट्रा वायलेट में है। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज ट्रांसफर से हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, F0 F7 F14 आर कलरलेस। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोरियम का है, याद रखना है एज इट इज आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थोरियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है हमारा इस ब्लैंड, फॉर्मूला पूछा जा चुका है पहले भी, U3O8। जो हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम का है वो 235। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ये सिंपल एज इट इज आने वाले हैं। मैच द कॉलम भी आ सकता है या सिंपली तुम्हारा MCQ बन सकता है। तो बीच में डिस्कस हुआ था थोरियम के बारे में, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए, साइंस स्टूडेंट है तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो हम बेसिकली बोलते हैं ये स्मॉल करेक्शन होता है नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो हमारी केमिस्ट्री की है, जो किसने दी थी, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन से निकाली थी कि इलेक्ट्रॉन में हमारे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं sp-d और उनमें एनर्जी की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। तो दैट वाज द श्रोडिंगर इक्वेशन, उनके शेप एवरीथिंग हमने कंसीडर करके किए थे। लेकिन वहां पे हम बोलते हैं कुछ करेक्शंस होते हैं, और जो करेक्शंस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिव थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है कि जो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का है वो डिफरेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मास डिफरेंट होगा। ये फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए, रिलेटिविस्टिक थ्योरी समझने के लिए रिलेटिविस्टिक मास समझ आना चाहिए। दैट विल बी मास ऑफ रेस्ट मास हमारा इलेक्ट्रॉन का me डिवाइड बाई √1 माइनस v/c होल स्क्वायर, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा तो 1 माइनस नंबर कम होगा,
और मास हमारा बढ़ता चला जाएगा। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वहां से उसकी बोहर रेडियस पे भी फर्क पड़ेगा। दैट विल बी द सेम रिलेशन हमारा, जो ए हमारी रिलेटिविस्टिक आएगी, दैट विल बी नॉन रिलेटिविस्टिक अंडर रूट 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये चीज समझ आनी चाहिए कि रेडियस डिक्रीज करेगी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ये होना चाहिए था जो हम लोग श्रोडिंगर सॉल्यूशन से हमें नहीं मिलता। अब इससे क्या होगा, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा, और इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है गोल्ड, प्लैटिनम, उसके जो सराउंडिंग में मर्क्यूरी, उन एलिमेंट्स पे। और यही रीजन है गोल्ड गोल्डन कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। बाकी सभी मेटल्स क्या होती हैं, सिल्वरी होते हैं। तो डिफरेंस समझ, रीजन समझ आना चाहिए क्यों। रीजन क्या है कि ये हमारा जो, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करें तो अगर हमें याद हो तो हम बोलते हैं वी वी जी वाई ओ आर। तो हम बोलते हैं बेसिकली वॉलेट ब्लू, इधर वाला एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है हमारा येलोइश होगा। तो हम बोलते हैं इसलिए जो गोल्ड है वो हमारा येलोइश कलर का होता है, बाकी सभी मेटल सिल्वरी होती हैं। दूसरा मर्क्यूरी हमारा क्या है, टिपिकली जनरली मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं मेटल्स पाई जाती हैं, लेकिन मर्क्यूरी पाया जाता है गैस स्टेट में Hg। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। सेम चीज उसी का है, इसीलिए Hg 2 प्लस स्टेबल होता है, Hg प्लस की बजाय Hg 2 प्लस पाया जाता है। तो ये हम लोग याद रखते हैं, लेकिन हमें कई बार उसके रीजंस नहीं पता होते हैं। तो उसके समझ आना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आया है। Hg कैन बी कॉल्ड, अच्छा ये भी समझ आना चाहिए, वही रीजन है, उसको हम सूडो नोबल गैस बोलते हैं। कलर ऑफ गोल्ड एंड सीजियम, सीजियम वही है, हैवियर मेटल है हमारा। तो सेम है, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर था वो येलोइश ऑरेंज के बीच में है, तो इसलिए वो गोल्डन टाइप का दिखता है, हमें समझ आना चाहिए। तो और यही रीजन है सीजियम में भी, ब्लू वॉयलेट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करता है, बाकी सभी में अल्ट्रा वॉयलेट होता है, इसलिए वो सिल्वरी होती है। लेड स्टोरेज, हमारा जो लेड है, लेड एसिड बैटरी में काम होता है, उसके ऊपर टिन होता है, वो नहीं करता है। तो ये भी रीजन क्या है, लेड का हैवियर एलिमेंट है, उसके अंदर भी बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हम बोलते हैं वो बैटरी में यूज होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सेम थेरी। पीबी एफसीसी होता है, डायमंड लाइक नहीं होता, बाकी उसकी फैमिली में सब डायमंड लाइक है, लेकिन लेड है वो एफसीसी होता है। तो ये सब रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें जस्ट पता होना चाहिए, हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं जैसे जैसे हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, वैसे उनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और ये जो डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस में या आयनिक रेडियस में, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव स्ट्रांग होता जाता है, और अगर न्यूक्लियस पावरफुल है तो रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो बेसिकली समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है क्या होता है, और बेसिक समझ आना चाहिए कि जैसे जैसे एफ इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, हम बोलेंगे जो न्यूक्लियस है वो पावरफुल होता चला जाएगा, और उससे हमारा साइज जो होता जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसीलिए उसको बोला जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट पता ही है, 4f का सबसे पुअर होता है, s सबसे क्लोज टू न्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा हमारा शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर p, फिर d एंड f। पीरियोडिक हमने ऑलरेडी देखा था। अब ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते हैं किन प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो पहला तो वही है डिक्रीज इन साइज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, साइज कम हो रहा है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, साइज अगर कम हो रहा है तो रिड्यूसिंग नेचर भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, निकालना मुश्किल होगा, ऑक्सीडाइज कम होगा, ऑक्सीडाइज कम होगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी कम होगा, दूसरे को रिड्यूस कम करेगा। तो ये भी समझ आना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी समझ सकते हैं, साइज कम होगा तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो हमारी 4D और 5D सीरीज हैं, उनका जो ऑलमोस्ट रेडियस R4D ऑलमोस्ट इक्वल टू R5D पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी रीजन होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेसिसिटी की बात करें, अगर हमें पता है कि अगर साइज छोटा होता है कैटायन का तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर कम होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मोर बेसिक होते हैं हमारे मेटल साइड में। तो यहाँ पे समझ आना चाहिए, साइज छोटा होता जा रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। साइज छोटा हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगी। थर्मल जो हमारा डिकम्पोजिशन है, बेसिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो डिकम्पोजिशन कम होगा। लेकिन अगर साइज हमारा कम हो रहा है तो बेसिक नेचर यहाँ पे कम हो रहा था तो यहाँ पे हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर हमें ये याद रखना है, मैंने एक साथ समराइज करके लिखा हुआ है कि लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड थर्मल डिकम्पोजिशन बढ़ता है, बेसिक नेचर, साइज, रिड्यूसिंग नेचर एंड थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो सिंपली समझ आना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्मल डिकम्पोजिशन बढ़ेगा लेफ्ट से राइट, एंड बेसिक नेचर, साइज, रिड्यूसिंग नेचर और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, we just need to remember this thing. So this is, we can say that it is very important part, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को कंक्लूड किया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एक्टिनाइड हमने डिस्कस किया, और जिनको भी लेंथेनाइड देखना है वो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।